ऑब्वियसली बात है कि आप लोग अगर शिर्क करते हैं तो हम शिर्क को रिजेक्ट करते हैं। हम शिर्क को कैसे जस्टिफाई करें? शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है, हम उस ये मानते हैं कि अगर मुसलमान एक स्टैच्यू बना के उसकी इबादत करे, ये तो इस्लामिकली शिर्क है। लेकिन अगर एक जैनी स्टैच्यू बनाकर उसकी पूजा करे तो इसको हम शिर्क ना कहें? आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, क्योंकि कैसा है कि जो क्यों आपकी फीलिंग ये है कि सारी दुनिया जैनी बन जाए? आपकी फीलिंग ये सही है या नहीं है? आप ऐसा फील करते हैं नहीं करते कभी? हमारा हाँ, मजहब, हमारा ठीक है, सही है। क्यों? इसलिए कि आपने अपने मजहब को, आपका जो धर्म है जैनिज्म, आपने उसके जो वो हैं प्रिंसिपल्स हैं, उसको स्टैंडर्ड माना कि इस स्टैंडर्ड को सारी दुनिया में मैं अप्लाई करूंगा तो अब सारी दुनिया के जो लोग हैं वो प्रॉस्पेरस हो जाएंगे। ठीक है, अगले जन्म में भी, इस जन्म में भी। आपने अपने मजहब को, अपने धर्म को स्टैंडर्ड माना। क्यों? चूंकि आपकी उससे एफिलिएशन है, आप उसको दुरुस्त समझते हैं, बाकी को आप दुरुस्त नहीं समझते, इसीलिए तो जैनी है। मतलब ये जो आपने 6 चीजें बताई हैं जिसमें हम भी हैं और दूसरी चीजें भी हैं, टाइम है वगैरह वगैरह, हम एक दूसरे से प्रॉपर मैनर में कनेक्ट हैं या नहीं है? या हमारा टाइम से कोई ताल्लुक नहीं, टाइम का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, या ये सब सिंक्रोनाइजेशंस के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे से? हर एक चीज इंडिपेंडेंट है। नहीं, इंडिपेंडेंट होना अलग है, मैं बात कर रहा हूं सिंक्रोनाइजेशन की। भाई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों में सिंक्रोनाइजेशन है, दोनों इंडिपेंडेंट भी है। ऑब्वियसली बात है कि आप लोग अगर शिर्क करते हैं तो हम शिर्क को रिजेक्ट करते हैं। हम शिर्क को कैसे जस्टिफाई करें? शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है, हम उस ये मानते हैं। तो अच्छा, तो उसके अच्छा, तो हम इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने कौन सा जुमला किस वक्त बोला था, जब तक कि आप वो चीज मेरे सामने नहीं पेश करेंगे वो बात नहीं हो सकती। हाँ, शिर्क को हम एब्सोल्यूट क्राइम मानते हैं और एब्सोल्यूट ईवल मानते हैं जी। अच्छा। नहीं, वो बात आपकी सही है क्योंकि वो आपके इस्लाम के हिसाब से करेक्ट है। लेकिन आपने कहा कि हम लोग बुतों की यानी जो प्रतिभाओं की पूजा होती है, करते हैं। तो मेरा पॉइंट ये था कि जो जैन धर्म का जो कांसेप्ट है, तो उसमें मूर्ति पूजना कोई गलत बात नहीं है। यानी इट इज़ इन जैसे बोलते हैं ना, इन कन्फर्मिटी विद आवर थियोलॉजी। ठीक है। तो उसमें तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ये जो शिर्क का जो कांसेप्ट है वो यानी इस्लाम का आता है, तो उसका जो जुरिस्डिक्शन है तो उसके ऊपर ही लागू होगा ना, तो दूसरे धर्मों के ऊपर कैसे लागू होगा? क्योंकि जो नहीं, हमने लागू करने का क्या मतलब है? क्या नहीं हम नहीं ये कहते हैं क्वेश्चन लागू कर रहे करने थे का ना। मतलब ये तो नहीं होता ना कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं जी जबरदस्ती लोगों को शिर्क से रोको, मंदिरों को नहीं तोड़ दो, ये तो नहीं कह रहे ना। नहीं लागू नहीं करने जी का अगर मतलब ये जी है कि हम मुफ्ती ये साहब, कह रहे हैं जी। जी हाँ, हासिम भाई। जो शिर्क का जो जुरिस्डिक्शन है वो इस दुनिया में नहीं है। हमारे इस्लामिक थियोलॉजी के एतबार से इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो आखिरत में होगा, मरने के बाद होगा। जो शिर्क करेगा और जो शिर्क नहीं करेगा, तो आप इस दुनिया में शिर्क करते रहें, आप तो टेस्ट यही है ना कि आप शिर्क करते हैं या नहीं करते हैं। तो उस टेस्ट के दरमियान ही कैसे इस्लाम आप पे जो है वो सजा नाफिज कर देगा या अवार्ड दे देगा? तो ये तो हमारे कोर आइडियोलॉजी के खिलाफ है। तो ऐसी हमारे अच्छा यहाँ कोई बात नहीं कि आप शिर्क करेंगे तो आपके ऊपर कोई सजा नाफिज हो जाएगी या कोई जुरिस्डिक्शन लग जाएगा। अच्छा, नहीं वो वैसे मैंने कहा भी नहीं था कि या फिर आप वैसे कह रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि यानी एग्जैक्टली कंसेप्ट ऑफ गॉड क्या है जैनिज्म में, आपको पता है या फिर जस्ट वांटेड टू जी नो? ऋषि साहब, देखिए जो जैन धर्म में जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो बेसिकली जैनिज्म क्या है, इंडियन फिलोसफी का एक पार्ट है, ठीक है ना। तो इंडियन फिलोसफी में ज्यादातर जो गॉड का कॉन्सेप्ट है उसमें एक तो बहुत विरोधाभास है कि अलग अलग इसमें जो है अलग अलग फिलोसफी में बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है। एक चीज तो ये जैनिज्म में जहां तक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की बात है कि आपके यहाँ एक परफेक्ट बीइंग एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो डेइज्म से बहुत करीब है। मतलब कि ना तो वो दुनिया को बनाया है, बल्कि आपकी फिलोसफी में दुनिया हमेशा से है, इटर्नल है। जो ये यूनिवर्स है वो इटर्नल है। और आपके यहाँ यानी कि जो गॉड है वो इंसान के इसमें कुछ उसके कर्मों में कुछ नहीं करता, बल्कि आपका कर्म जो है वो यानी कि कर्मा का जो सिद्धांत है वो जैनिज्म में भी काम करता है। तो गॉड जो है वो एज अ एक्टिव बीइंग नहीं है जैनिज्म में। ये जो एक मैं सिंपली बता रहा हूँ, तो ये बहुत मतलब इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ ये सिरे से गलत बात है कि आप ऐसे एक बीइंग की बात करें, बल्कि वो इलॉजिकल है हमारे एतबार से कि आप एक ऐसे बीइंग की बात कर रहे हैं जिसको आप गॉड भी मान रहे हैं, परफेक्ट बीइंग भी मान रहे हैं, लेकिन फिर उसको एकदम बेकार सा कर दे रहे हैं। उसकी कोई एक्टिव ही नहीं है, वो उसका कोई लेना देना ही नहीं है इस दुनिया से। तो फिर ऐसे वजूद का फायदा क्या है? और एज ए हमारा क्रिएटर भी नहीं मान रही। नहीं, हमारा जो कांसेप्ट है वो जैसे आपने कहा ना वो वैसा एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि जो
गॉड की जो डेफिनेशन है अभी वो कोई देखिए यूनिवर्सल ऋषि तो साहब, देखिए एक प्रॉब्लम ये भी है कि हर इंडियन फिलोसफी की जो मेन मेन ब्रांचेस है उसके इतने सब ब्रांचेस हैं। अब आप जैनिज्म के किस ब्रांच से आ रहे हैं ये भी एक मैटर करता है। कोई नहीं, जैनिज्म जरूरी नहीं है कि जो जैनिज्म दूसरा के ब्रांच है जैनिज्म का वो आपके कॉन्सेप्ट से जो है वो एग्री करे। नहीं, क्योंकि जैनिज्म के जो जितने भी ब्रांचेस है ना उनका जो कोर थियोलॉजी है, जो ब्लूप्रिंट है वो सेम है, उसमें कुछ आगे पीछे नहीं, वो एकदम क्लियर है हमारे लिए। उसमें हमको कोई कंफ्यूजन या फिर ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, नहीं मतलब है। आप ये तो मान रहे हैं ना कि जितनी भी ब्रांचेज हैं सब शिर्क करते हैं ना, आप लोग शिर्क तो करते हैं ना। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो हमारी शिर्क है, डेफिनेशन के एतबार से आप शिर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन वही है ना, क्योंकि आपके जो सिस्टम है ना इस्लाम का, तो उसमें शर्क आता है, क्योंकि वो मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैंने वीडियोस बहुत सारी देखी है। तो वो उसके हिसाब से आपके सिस्टम में, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई और मुसलमान शिर्क करेगा, फॉर एग्जांपल कोई स्टैचू बनाएगा, तो आपके सिस्टम के अंदर गलती है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है, मैं नॉट तो ऐसे मैंने बोल रहा कि एक आप मिनट, थोप रहे हैं, मैं आप बोल क्या रहा समझ कि रहे हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं, आप क्या समझ रहे हैं कि अगर मुसलमान एक स्टैच्यू बना के उसकी इबादत करे ये तो इस्लामिकली शिर्क है, लेकिन अगर एक जैनी स्टैच्यू बनाकर उसकी पूजा करे तो इसको हम शिर्क ना कहें, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, क्योंकि कैसा है कि जो क्यों? हम लोग, एक मिनट, क्योंकि एक हम, मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुक हाँ, जाइए। अगर आप ये बताइए कि क्या जैनिज्म तमाम इंसानियत के लिए है या सिर्फ चंद लाख लोगों के लिए है? सबके लिए है। सबके लिए है। तो यानी अगर आप चाहें, आपको ये ऑप्शन मिले या सारी दुनिया ये चाहे कि सब लोग जैन बन जाएं, सारे जैनी हो पूरी दुनिया में, आपको सही है? सही, आप इस कॉन्सेप्ट से एग्री करते हैं? नहीं, इच्छा की बात नहीं, नहीं, होप फीलिंग की बात कर रहे हैं ना, कि होना फीलिंग चाहिए की, या हाँ, नहीं। आपकी आपकी फीलिंग ये है कि सारी दुनिया जैनी बन जाए। आपकी फीलिंग ये सही है या नहीं है? आप ऐसा फील करते हैं नहीं करते कभी हमारा हाँ, मजहब, हमारा ठीक है, सही है? क्यों? इसलिए कि आपने अपने मजहब को, आपका जो धर्म है जैनिज्म, आपने उसके जो वो हैं प्रिंसिपल्स हैं उसको स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड माना कि इस स्टैंडर्ड को सारी दुनिया में मैं अप्लाई करूंगा तो अब सारी दुनिया के जो लोग हैं वो प्रॉस्पेरस हो जाएंगे। ठीक है, अगले जन्म में भी इस जन्म में भी आपने अपने मजहब को, अपने धर्म को स्टैंडर्ड माना। क्यों? चूंकि आपकी उससे एफिलिएशन है, आप उसको दुरुस्त समझते हैं, बाकी को आप दुरुस्त नहीं समझते, इसीलिए तो जैनी है। हम इस्लाम को ही दुरुस्त समझते हैं और इस्लामी उसूल को ही स्टैंडर्ड मानते हैं और ये कहते हैं कि जो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक है वो दुरुस्त है, जो इस स्टैंडर्ड के खिलाफ है वो दुरुस्त नहीं है। तो ये इख्तिलाफ हमारा और आपका जो डिसएग्रीमेंट है वो किसी चीज के सही और गलत होने में है। हम किसी को जबरदस्ती नहीं कहते कि जबरदस्ती तुम मोमिन बनो और शिर्क छोड़ो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं कि क्या मेरे और आपके दरमियान किसी चीज के सही या गलत होने में डिसएग्रीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ, ऑफ कोर्स हो सकता हो सकता है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि शिर्क गलत है, तौहीद सही है, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे पैराडाइम के एतबार से शिर्क सही है, तो अब सही और गलत का ये इख्तिलाफ हो गया ना, तो क्या ये इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि उस हिसाब से कि हमको मुफ्ती साहब, मैं चाहता हूं कि ये ऋषि साहब जो है वो जो इनके यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है उस पर भी बात करें थोड़ा, क्या है और जी, उसकी वो कैसे दुरुस्त है, और हम इसको देख लें कि वो हमारे इसको देख लें कि कैसे दुरुस्त नहीं है। तो ऋषि साहब अगर इस पे बात कर लें कि इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो ज्यादा सही है या जैनिज्म में जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो ज्यादा सही है, तो मेरे एतबार से एक कुछ फ्रूटफुल डिस्कशन हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो मैं अभी यानी इस्लाम के हिसाब से तो आई मीन एवरीवन नोज, क्योंकि जैनिज्म का जो गॉड कंसेप्ट है वो बहुत कम लोगों को पता है। अगर कोई नॉलेजेबल लोग होंगे जो पढ़ते होंगे उनको भी पता होगा। हमारा तो एकदम बेसिक है। एक तो जो गॉड का कंसेप्ट है वो ये है कि जो कोई भी आत्मा व्हेन दे बिकम एनलाइटेंड या फिर जो मोक्ष पाते हैं, उनमें जो स्पेसिफिक जो तीर्थंकर रहते हैं उनको गॉड कहा जाता है। एंड द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि वो हमको गाइड करते हैं। तो वो जो गाइड करते हैं वो जो पाथ है और उन्होंने जो अचीव किया है
इनके वजह से और बाकी भी चीजें हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है सब एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये जो दो मेन पॉइंट्स है, उसके लिए हम उनको भगवान कहते हैं। आपने सही कहा कि वो इंटरफियर नहीं करते, वो करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने मुक्ति पा ली ना, तो व्हाई दे वुड इंटरफियर, वो तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। वो उनका काम इतना ही है कि वो पाथ को गाइड करते हैं, मींस दे विल जस्ट टेल कि ये पाथ है भैया, एक्सेप्ट करना है करो, नहीं कोई करना है नहीं सुप्रीम करो, बीइंग कोई है प्रॉब्लम या नहीं। नहीं है? हाँ, कोई सुप्रीम बीइंग आपके यहाँ है या नहीं है? सुप्रीम बीइंग नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड इज इटर्नल। वर्ल्ड इज इटर्नल, ठीक है। तो क्या ये वर्ल्ड खुद ब खुद यानी मैटर इज इटर्नल, या वर्ल्ड ये जो करंट स्टेट ऑफ द यूनिवर्स है ये इटर्नल है? ओके, तो जैनिज्म में इसको ऐसे बताया जाता है कि ये जो हमारा जो यूनिवर्स है, कॉस्मोस है, हाँ। उसमें सिर्फ देयर आर 6 इंग्रेडिएंट्स। तो एक तो ऑफ कोर्स लिविंग बीइंग्स है हम लोग, जी, दूसरे जो सब्सटेंस है, तीसरा है टाइम, चौथा है स्पेस, और पांचवा और छठा है ये प्रिंसिपल्स है, उसको धर्म और अधर्म द्रव्य कहते हैं। इन सब जिसमें में कि- कुछ, इन सब में जितने भी 6 चीजें हैं इनमें कोई सिंक्रोनाइजेशन है, या ये हैपहैज़र्डली एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कोई सिंक्रोनाइजेशन आपको नजर आता है? तो हर एक पदार्थ जो होता है ना, लाइक एवरीथिंग इंक्लूडिंग अस, एटम से लेके हम से, उनके हर एक की एक प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, मतलब ये जो आपने 6 चीजें बताई हैं जिसमें हम भी हैं और दूसरी चीजें भी हैं, टाइम है वगैरह वगैरह, हम एक दूसरे से प्रॉपर मैनर में कनेक्ट हैं या नहीं है? या हमारा टाइम से कोई ताल्लुक नहीं, टाइम का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, या ये सब सिंक्रोनाइजेशंस के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे से? हर एक चीज इंडिपेंडेंट है। नहीं, इंडिपेंडेंट होना अलग है, मैं बात कर रहा हूं सिंक्रोनाइजेशन की। भाई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों में सिंक्रोनाइजेशन है, दोनों इंडिपेंडेंट भी है। सिंक्रोनाइजेशन यानी एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग उसके ऊपर सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है हार्मोनी। जैसे हम लोग टाइम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, टाइम हमसे इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी हम टाइम से इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम टाइम के बाहर कहीं पाए जाते हो, हम टाइम के अंदर ही पाए जाते हैं ना। करेक्ट। तो अच्छा, इसी तरीके से जो भी आपने उसूल और कुछ रूल्स बताए हैं जिस पर ये कायनात चल रही है, वो भी आपस में एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं कि अगर वो जरा सा भी उनमें इंटरप्शन हो जाए तो यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगा। डू यू एग्री? कोलैप्स का मतलब क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पदार्थ का जो कंसेप्ट है, यानी जो पार्टिकल आपके यहाँ केओस या एनार्की का कॉन्सेप्ट है। एनार्की समझते हैं किसे कहते हैं? केओस नहीं, समझते हैं किसे कहते हैं? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आप समझते हैं? हाँ, अच्छा, आप मुझे पूछ रहे हैं। हाँ, एनार्की का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स है उसको तोड़ना या फिर उसके अगेंस्ट जाना। ठीक है, तो अगर जो कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स हैं या नहीं है इस कायनात में? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स है, करेक्ट। हाँ, तो वो रूल्स खुद ब खुद बने या किसी ने बनाए? वो हमेशा से ही है। हमेशा से हैं, लेकिन कैसे? क्या कोई इसकी कोई नजीर यानी मिसाल है, कोई उसकी कोई एविडेंस है कि कोई भी चीज हमेशा से ऐसी ही रहे? ये तो आपका मानना हुआ ना। अच्छा, मुझे थोड़ा सा 5-10 मिनट ब्रेक दीजिए आसिम भाई, आप कैरी ऑन करें प्लीज। जी ऋषि साहब, तो बेसिकली हम ये समझना चाह रहे हैं जैसे कि आपने वो कहा कि ये इटर्नल है और इसके अंदर एक लॉज है जो कि हमेशा से है, और वो भी लॉज भी इटर्नल है, जो कॉस्मिक लॉज हैं आपके वो भी इटर्नल है। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी चीज विदाउट मतलब आप ये मानते हैं कि ये जो यूनिवर्स है वो हमेशा से है, तो कैसे, मतलब वो अपने आप को बनाया है? तो बनाने का तब क्वेश्चन आता है कि जब हमको कोई वो एजम्पशन हो गया ना, तो पहले एजम्पशन को जस्टिफाई करना है कि मतलब या तो चीज देखें, या तो चीज बनी हुई होगी या बनी हुई नहीं होगी, ठीक है। या तो वो एक टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, फिर उसने एग्जिस्टेंस को अपना यानी कि शुरू किया। तो आप एक ऐसी यानी कि इस यूनिवर्स के साथ एक ऐसी सिफात आप बता रहे हैं कि ये सिफात का मतलब होता है कि एट्रीब्यूट्स, उसके एक एडजेक्टिव, आपने बोला ये इटर्नल है, ठीक है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ये यूनिवर्स जो है उसके अंदर हमेशा चेंजिंग होती रहती है, तो जो चीज चेंजिंग हो ये इम्पॉसिबल है कि वो चीज इटर्नल हो। इटर्नल तो ये तो हमारे ऑब्जर्वेशन के खिलाफ है आपका क्लेम। नहीं, खिलाफ नहीं है, क्योंकि देखिए आप चेंज होना बोल रहे हैं और इटर्नल बोल रहे हैं। अभी सोना है
अभी कोई अंगूठी होगी, उसका भी कोई चेन बना ले, या फिर वो फिर से मिट्टी में चला जाए, उसका फॉर्म चेंज हो गया है, लेकिन गोल्ड जो है, जो पदार्थ है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। और ये यूनिवर्स नहीं, में उसको भी नष्ट किया देखिए, जा सकता है, बिल्कुल उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। डिस्ट्रॉय का मतलब ये होता है कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है उसको अलग अलग किया जाता है। अगर वो चेंज होता है तो इसका मतलब कि जो पहले का जो पार्टिकल था उसको कॉम्पोजिट, हम उसको स्कंद बोलते हैं। दैट मीन दैट वाज नॉट हिज ओरिजिनल फॉर्म। उसको हमने अगर तोड़ा है, इसका मतलब वो ओरिजिनल नहीं है। अगर मैंने चेयर को तोड़ा है, यानी इसका मतलब कि चेयर बनाई गई है इंडिविजुअल पार्टिकल से। तो अगर हम जैसे यूनिवर्स में देखते हैं कि जैसे सुपरनोवा है या फिर जो ब्लैक होल्स है, वहाँ पे ग्रेविटी इतनी होती है कि कुछ नया एलिमेंट्स बनते हैं। इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग है उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है तो हमारे हिसाब से इट मींस इट्स नॉट इट्स ओरिजिनल स्टेट। जैसे अंगूठी है, तो अंगूठी देखिए, का हमेशा अगर हम ये अंगूठी भी देखते चेंज हैं हो कि रही जो है, चेंजेस होते हैं, ये ऋषि भाई, जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन लाने वाला कोई होता है, कोई फैक्टर होता है जो उसमें परिवर्तन ला रहा होता है, हाँ, तो जो कोई एक परिवर्तन फैक्टर का जो, होता है। हाँ, तो तो हमारे जी, एक मिनट, तो यूनिवर्स के अंदर एक परिवर्तन आ रहा है, तो वो जो फैक्टर है यूनिवर्स के अंदर जो परिवर्तन ला रहा है, वो यूनिवर्स के अंदर ही है, यूनिवर्स के बाहर है? हाँ, जो परिवर्तन हम इसको पर्याय बोलते हैं, परिवर्तन भी करेक्ट वर्ड आपने यूज किया है। तो जो परिवर्तन है ना, जो हर एक पदार्थ है, जो पूरे विश्व में ये जो खचाखच पूरा पदार्थों का ही बना हुआ है, जैसे मैंने 6 एलिमेंट्स बताए हैं, तो उसमें हर टाइम एवरी मिनट यानी एवरी सेकंड को आप जितना तोड़ोगे ना, जो एलिमेंटल सेकंड होता है, टाइम होता है, तो हर समय ये परिवर्तन होता रहता है। तो उसमें स्टार्ट और फिनिश का कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता कि किसी ने स्टार्ट किया, क्योंकि नहीं, तो हमेशा ऋषि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो पार्ट भी ऑफ परिवर्तन पार्ट होता है, पार्ट। यानी इसमें हमेशा एक परिवर्तन हो रहा है, तो करेक्ट, परिवर्तन होने का एक कोई फैक्टर होता है किसी वजह से, और कोई उसका होता है यानी कि जो कार्य हो रहा है परिवर्तन का कार्य, उसको करने वाला भी कोई होगा, ठीक है, कर्ता भी होगा उसका कोई, है ना? करेक्ट। तो क्योंकि हमारे यहाँ कार्य जो है वो कर्ता के बिना नहीं होगा ना। करेक्ट है। अभी उसमें कैसे तो वो ये जो कार्य परिवर्तन का कार्य हो रहा है, उसका कर्ता कौन है? जो हमारे यूनिवर्स में जो कार्य हो रहा है परिवर्तन का, उसका कर्ता कौन है? अच्छा, हाँ, नहीं, वो आप एकदम सही, सब सही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अभी मेरे सामने वो किताब नहीं है, उसमें ये मैंने पढ़ा था, जो कोई भी आप परिवर्तन बोल रहे हो ना, तो उसमें देयर आर टोटल 6 कंपोनेंट्स उसमें होता है। एक तो जिसमें परिवर्तन होने वाला है, दूसरा कंपोनेंट होता है कि उसमें परिवर्तन होने की क्षमता हो, तीसरा टाइम, क्योंकि परिवर्तन स्टार्ट, मिडल और फिनिश, तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए टाइम। और आप जो करने वाला बोल रहे हो ना, उसको हम लोग कारण बोलते हैं या निमित्त बोलते हैं। और जो निमित्त होता है ना, अगर परिवर्तन हो रहा है तो निमित्त भी उसके साथ हमेशा रहेगा ही। कॉज विल बी ऑलवेज देयर, तो उसके बिना परिवर्तन नहीं होता। और जो कॉज आप बोलोगे कि कॉज को अगर हम एक्सपांड करेंगे तो वो कॉज डिपेंड कॉज करता तो है। कुछ भी हो सकता है, जो नित्य है उसकी बात कर रहा हूं, कि आप ये कह रहे हैं कि मतलब वो होगा तो वो कार्य भी होगा, वो परिवर्तन उसके साथ ही होगा। आपका ये मानना है कि जो आपका नित्य है, जो जिसको जो कर्ता मान ले, करने वाला, वो एग्जिस्ट करते ही जो परिवर्तन का कार्य है वो भी एग्जिस्ट करने लगेगा ऑटोमेटिकली। नहीं नहीं, वो हम लोग उसको वैसा नहीं हम लोग को उसको ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि जब परिवर्तन होता है तो निमित्त साथ में होता ही है, क्योंकि निमित्त के बिना परिवर्तन कैसे होगा। तो जी उसके जी, लिए मैं वही कह रहा हूं, तो निमित्त जो है वो पहले एग्जिस्ट करता है या परिवर्तन पहले एग्जिस्ट करता है? दोनों में से पहले कौन है? एक तो पहले अगर हम पदार्थ के, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना एक कंसेप्ट होता है न्याय, सॉरी नॉट नॉट न्याय, न्याय बोलते हैं उसको, न्याय। इसका विच मीन्स कॉन्टेक्स्ट, और किस एंगल से आप उसको देख रहे हो। तो आप जो निमित्त बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे इधर एक फेमस एग्जाम्पल, बहुत फेमस है, नहीं, कॉमनली यूज होता है कि मिट्टी का घड़ा बन रहा है और कुम्हार बना रहा है उसको। तो अगर मिट्टी का घड़ा बना रहे हो तो मिट्टी होगी, और बनाने वाला ये होगा, कुम्हार भी होगा ना। कुम्हार होगा, और कुम्हार मिट्टी के बिना में, जो है वो मिट्टी का वो नहीं बन सकता। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि हाँ, ये जो सारा परिवर्तन हो रहा है उसका कुम्हार कौन है? ये सबका नहीं। देखिए, अब इसको आप थोड़ा ये इसमें डिटेल में जाना पड़ेगा कि जो पहले तो मिट्टी है, ठीक है,
ये पहले कुंभार से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। ओके, नंबर 1 ये, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आप अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं क्योंकि इसमें नुआंसेस बहुत है। तो अभी मिट्टी है, उसका एग्जिस्टेंस है इंडिपेंडेंट, उसको हम बोलते हैं द्रव्यार्थिक नय से ये हमेशा रहेगा। ओके ना, उसमें एबिलिटी होना चाहिए मिट्टी का घड़ा बनने के लिए। आप रेत का घड़ा नहीं बना सकते, आप क्या बटर का नहीं बना सकते, यानी रेत में वो क्षमता होनी चाहिए, उसको हम उसको बोलते हैं उपादान, दैट मींस इट्स इनहेरेंट क्वालिटी। और जो कुम्हार है, जब उसका निमित्त मिलेगा उस टाइम पे, तब वो मिट्टी जो है उसका परिवर्तन हो जाएगा घड़े में। लेकिन घड़े में जो परिवर्तन होता है उसमें मिट्टी द्रव्यार्थिक नय के हिसाब से स्टिल मिट्टी ही है, अंगूठी पहनी है लेकिन वो अभी भी वो सोना ही होता है, और वो मिट्टी भी होती है, तो उसको हम मिट्टी भी बोल सकते हैं, लेकिन हम ये अंगूठी बोल रहे हैं, है तो वो मिट्टी ही। तो ये इस तरीके से परिवर्तन ये सब मैं समझ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन सिंपली ये है कि ये जो परिवर्तन यहाँ हो रहा है, जो कुछ यूनिवर्स के अंदर, वो परिवर्तन हमें भी दिख रहा है और आपको दिख रहा है, तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो परिवर्तन जो हो रहा है, जो उसका निमित्त होगा, ठीक है, जो करता होगा, उस परिवर्तन को करने वाला होगा, वो इस परिवर्तन से पहले होगा या बाद में होगा या इसके साथ होगा? उसका जो एग्जिस्टेंस होगा, परिवर्तन करने वाले का जो एग्जिस्टेंस है, वो उस परिवर्तन से पहले है या बाद है या साथ में है? वो सब लोग साथ में ही है, हमेशा रहते हैं, क्योंकि आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आप एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आप लोग तो फिर ये ऐसा ही हुआ। ऋषि साहब, ये जो है ना, घूम फिर के फिर ऐसा ही जा रहा है कि हम ये कह रहे हैं यहाँ पे एक इन्फिनिट रेग्रेस आ रहा है, यानी कि इसको हम ऐसे कहेंगे कि आप ये कह रहे हैं कि ये उस पर डिपेंड करता है, ये उस पर डिपेंड करता है, ये उस पर डिपेंड करता है, हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड करता है। ये इम्पॉसिबल है कि जो सारे के सारे डिपेंडेंट हो वो अपने से एग्जिस्ट कर सके। देखिए, मैंने ये कोई एक ऐसा चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जिसके ऊपर ये सारे डिपेंड करते हो। तो वो इंडिपेंडेंट कौन है, वो जानना है मुझे कि आपकी फिलॉसफी में वो इंडिपेंडेंट फैक्टर या इंडिपेंडेंट ताकत कौन सी है जिसके ऊपर ये सारे डिपेंड करते हैं। ये इन्फिनिट रिग्रेशन का आर्ग्यूमेंट इधर फिट नहीं बैठता जैनिज्म पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है। मैंने पहले ही बोला, जो हर एक वस्तु, पदार्थ बोलते हैं हम उसको, वो हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहती है और कंटिन्यूअसली परिवर्तन होती रहती है। तो इसमें तो आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आपका मैंने बात सुन लिया। आप क्या कर रहे हैं कि इन्फिनिट रिग्रेशन में आप एक लाइन खींच रहे हैं, इवेंट 2 है, -1 पीछे जा रहे हैं, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये लाइन है और उसके पीछे कोई तो बैठा है। हमारा ऐसा नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, आप सोचिए कि ये सब एक साथ ही परिवर्तन हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो उसमें कोई इन्फिनिट रिग्रेशन आप, वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपके अकॉर्डिंग जो है, आपके अकॉर्डिंग हर एक जो है वो इंडिपेंडेंट है, हर कोई जो है वो आपके अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं। आपने कहा ना कि आपकी फिलॉसफी में हर कोई इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है कोई भी। हाँ, इसके लिए मैंने पहले बोलता हूँ, क्योंकि जैनिज्म अगर समझना है तो कॉन्टेक्स्ट के साथ समझिए। नहीं, तो हम जैनिज्म ही समझ रहे हैं, तो उसमें हम ये देख रहे हैं, हम उसमें ये देख रहे हैं कि आपके यहाँ जो आप बता रहे हैं उसमें तो हमें फ्लॉज दिख रहा है। एक तो ये दिख रहा है कि आपका ये क्लेम है कि हर कोई इंडिपेंडेंट है, ये दावा ही गलत है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हर कोई डिपेंडेंट है। यहाँ हम जितनी भी चीजों को देख रहे हैं वो सब एक किसी ना किसी पे डिपेंड करता है। तो आपका ये पहला क्लेम ही गलत है कि हर कोई यहाँ इंडिपेंडेंट है। हम डिपेंड करते हैं, इसका मतलब ये आप जनरल बात कर रहे हैं, आपको स्पेसिफिक बात करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि जो जैन धर्म है वो न्यायबद्ध है, इसका मतलब इट इज कॉन्टेक्स्ट के साथ होता है। कोई भी हम स्टेटमेंट बोलते हैं वो कॉन्टेक्स्ट के बिना कभी भी नहीं होती। क्योंकि अगर आप ये बताएं कि हमारी जो धरती है वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है? धरती, जो मैं वही बोल रहा हूँ, हमारे इधर वो कंसेप्ट क्लियर है, जो धरती है वो इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है। तो जैन धर्म को वो जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है? वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के एग्जिस्टेंस के लिए किसकी डिपेंडेंसी है? आप बोल रहे हो कि अगर स्पेस टाइम की बात कर रहे हो, लेट्स कि मैंने स्पेस को निकाल दिया तो क्या होगा, वो वैक्यूम में गिरेगा, और तो गिरते रहने दीजिए, उससे उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर कैसे सवाल आप खड़े कर रहे हैं? नहीं, आप समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो स्पेस है, ये टाइम है, ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? ये
ये किसी पे डिपेंड करता है या खुद से एग्जिस्ट करता है? उनके एग्जिस्टेंस के लिए ये अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी पे डिपेंड करता है या ये अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी पे डिपेंड करता है या खुद से एग्जिस्ट करता है? ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, एग्जिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट से दे ऑलवेज एग्जिस्ट। ये बेसिक फ्लॉज है ऋषि साहब, ये मैं कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस के खिलाफ है आपका ये क्लेम कि टाइम एंड स्पेस जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। ये क्लेम ही सिरे से जो है वो अब बहुत पुरानी हो गई। मतलब आज जो हमारे पास जो यानी कि कह लें कि मॉडर्न रिसर्च है, उसमें ये बात मानी ही नहीं जाती कि ये सब चीजें इंडिपेंडेंट है, ये सब डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का वो कॉन्टेक्स्ट में होता है। अगर आपको जानना है तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स में जाके देखिए। मुझे लगता है कि जो ये निकलेगा ना बात, ये सब उसी में निकलेगी, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो मैं सब समझ रहा हूँ। मैं आपका ये क्लेम जो फर्स्ट हैंड क्लेम है ना कि ये सब इंडिपेंडेंट है, ये ही गलत है। कि आप ये कह रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट है, स्पेस इंडिपेंडेंट है, ये जो पार्टिकल से बना है पृथ्वी वो पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट है, ये मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग ये चीज दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। ये सब चीज डिपेंड करती है एक दूसरे पे। तो मैं तो वही तो बात कर रहा हूँ। अगर आप कौन से जैसे फॉर एग्जांपल समझिए जीवन जो है वो डिपेंडेंट है। हमारा जो जीवन है ना वो डिपेंड करता है किसी और चीजों पे। वो जिस पे डिपेंड करता है फिर वो किसी और चीज पे डिपेंड करता है। वो हम एक चेन देखते हैं, पूरे डिपेंडेंसी की एक चेन है हमारे इसमें। तो आप ये कह रहे हैं इसको हम लोग वही इसको हम कहते हैं व्यवहार दृष्टि से देखना, व्यवहार नय से देखना। एक होता है व्यवहार नय, एक होता है द्रव्यार्थिक नय, एक होता है एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिवली देखना होता है, एक रिलेटिवली। अभी मैं तो डिपेंडेंट हूँ ना, मुझे खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं जो शरीर है वो नष्ट हो जाएगा। मेरे को गाड़ी चलानी पड़ेगी, गाड़ी पे डिपेंडेंट हूँ, मेरे को लाइट चाहिए, तो उसको व्यवहार नय से लेते हैं। तो आप इंडिपेंडेंट कहाँ है वो बताइए। आप वो कह रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्टिवली आप देखेंगे तो कहाँ पर हैं बताएं। तो ऑब्जेक्ट जो द्रव्यार्थिक नय से इसलिए तो पदार्थ के हिसाब से, ठीक है। When you look तो आप किस हिसाब से इंडिपेंडेंट है वो बताएं कि आप किस हिसाब से इंडिपेंडेंट है। इंडिविजुअल इन द सेंस की जो द्रव्यार्थिक नय है, जो मैं इंडिविजुअल जो आत्मा हूँ, उसके लिए मुझे कुछ नहीं लगता। इट इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग। तो आप आत्मा को आप मान रहे हैं? हाँ, तो जैन हो तो आत्मा को मानूंगे ना। ठीक। तो आत्मा जो है वो आप कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है द्रव्यार्थिक नय के हिसाब से। नय मत छोड़िए, कॉन्टेक्स्ट छोड़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, मैं नहीं छोड़ रहा कॉन्टेक्स्ट। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे एक लाइन कह देता हूँ। हमारे तो एक लाइन कहते हैं कि अपेक्षा के समझे बिना कुछ समझ में नहीं आएगा, जब अपेक्षा समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। सब समझ रहे हैं, मैं वही समझा रहा हूँ। तो कि आप ये कह रहे हैं कि आपकी आत्मा जो है वो इंडिपेंडेंट है, और आपने कॉन्टेक्स्ट दिया निये का, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो इंडिपेंडेंट है ना। द्रव्यार्थिक नय से जो आत्मा, क्योंकि एक पदार्थ है ना, एंड ऑफ द डे वी आर स्टिल सब्सटेंस। अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो वो तो आत्मा आपके नजदीक एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है, मटेरियल पदार्थ है आत्मा। तो हमारा एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है? हम उसको यानी कि आत्मा जो है वो आपके नजदीक मटेरियल पदार्थ है और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। हाँ, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना, क्योंकि ये यही तो मैं कह रहा हूँ। ये प्रूव नहीं कर सकते आप किसी भी ऑब्जर्वेशन से। आप प्रूव नहीं कर सकते कि कोई भी जो चीज है जो जिसको आप एक भौतिक और एक मटेरियल सब्सटेंस कह रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ये मॉडर्न रिसर्च के ही पूरे कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। ठीक है ऋषि भाई, बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है काफी लंबी गुफ्तगू हो गई है। अब मुफ्ती अब्दुल्ला मीना साहब। हाँ जी, बात काफी हो गई ऋषि साहब, आपसे इजाजत भी चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आइंदा मरतबा आप आइए, इंशाल्लाह बात होगी आपसे। ठीक है, अभी इस मरतबा काफी हो गई, दूसरे लोगों को मौका दीजिए। आप देख रहे हैं लंबी बात हुई, आपने लंबा इंतजार भी किया, लंबी बात भी वसूल हो गया आज आपका। ठीक है आना। ठीक है अब्दुल्ला जी, थैंक्स फॉर टाइम। जी और वासिम जी भी अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे थे। थैंक यू जी, सही जा रहे थे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि साहब।